अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सबका दोस्त और शो का होस्ट, मेरा नाम है सुजैल खान और मेरे शो का नाम मेरी कहानी मेरी जुबानी। जैसा कि दोस्तों आप हमारा शो देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं और काफी आप लोगों को बड़े बड़े सेलिब्रिटी मिल रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मुंबई के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर एंड एक्टर मिस्टर सोम कंछाना हमारे साथ हैं और आज हम इनकी कहानी इनकी जुबानी सुनेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमारे शो का फॉर्मेट है कि हमारे सामने जो सेलिब्रिटी होते हैं वो अपनी कहानी खुद ही अपनी जुबानी बताते हैं, तो समय को बर्बाद ना करके हम बात करते हैं। सोम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। और बहुत खुशी हुई मुझे और हमारी टीम को कि आज आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। अब देखिए, सवाल कुछ ज्यादा बड़े नहीं है, कुछ ज्यादा ऐसे नहीं जिसमें आपको कुछ ऐसा लगेगा। दोस्तों, सोम भाई बहुत बिजी रहते हैं, कास्टिंग में भी और एक्टिंग में भी और कुछ सोशल वर्क भी करते हैं। तो मैंने इनसे बात किया कि भाई मेरा एक शो है, तो बोले कि तुझे टाइम मिलेगा जरूर करूंगा। तो आज वक्त आ गया। तो मैं पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले, वैसे हम सबको पता है आप कहाँ के रहने वाले, क्या करते हैं, लेकिन शो के हिसाब से हम ये जानना चाहेंगे आप कहाँ के रहने वाले, आपका जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों नमस्कार। सुजल भाई इतनी तारीफ कर रहे हैं, उतनी काबिल तारीफ ये खुद भी हैं और इत्तेफाक से हम दोनों एक ही जगह से हैं। हम आगरा से बिलोंग करते हैं। सुजल भाई भी आगरा से हूँ, मैं भी आगरा से हूँ। आगरा से मुंबई का सफर आपने कैसे तय किया, या फिर अचानक कोई कहते हैं अचानक से आना हो गया, या फिर आप कोई प्लानिंग था कि आप आपको इंडस्ट्री में आना है, या इंडस्ट्री में नहीं आते तो आप हाँ क्या करते? देखो एक्चुअली क्या था ना, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ एक छोटा सा गांव चंबल नदी के पास है, और जहाँ से मैं आया हूँ मोस्टली लोग सपने देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि हीरो बनना है या फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना है। बेचारे सपने ही देखते रहते हैं, यहाँ तक आना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप बड़े महानगर जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर नगर पैदा होते हैं या फिल्मी बैकग्राउंड होता है तो आपका आना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं था। बचपन में देखते थे शक्तिमान शो था, अलिफ लैला था, इस तरह के शो देखते थे, तो अंदर से खुद भी होता था कि चलो थोड़ा बहुत एक्ट करें, हम भी जाएं। और इसकी कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, कुछ नहीं किया, बस जैसी पढ़ाई कंप्लीट हुई मुंबई छोड़ के भाग सॉरी आगरा छोड़ के भाग आया मुंबई। अच्छा, आपने बताया कि आगरा के बाद एक गांव है जम्मू नदी के पास, गांव का नाम शायद पिनाट है। जी, पिनाट के पास तो गाँव दोस्तों, है। पिनाट कोई छोटा गांव नहीं है, बहुत बड़ा है। वहां पे इंडस्ट्री की नामी गिरामी बड़ी बड़ी फिल्में शूट हुई हैं। हाँ, बोल सकते हैं। क्वीन, अभी भूमि और तेवर, ऐसी तमाम फिल्में, और आज भी यतीम वगैरह बहुत सारी चीजें। यस, पान सिंह तोमर, ऐसी तमाम फिल्में। तो उस जगह के जहाँ पे स्टार, बड़े बड़े स्टार जाके मकाम करते हैं। तो पिनाट से आप मुंबई आए, तो आप ये मुंबई आके आपका शुरुआत कैसे हुई? देखो मैं यहाँ पे आया था 2009 के आसपास जी, अगस्त महीना था, मतलब 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था और 12-13 अगस्त को मैं आजाद हो गया था अपने काम से। आप भी अगस्त को आए, मैं भी मुंबई में 1 अगस्त को आया। अच्छा, 1 अगस्त को आया, एक ही महीने के, जो आज एक साथ बैठे। चलिए, तो आप अगस्त में आए और फिर स्टार्ट। हाँ, तो मैं कैसा मिला, क्या किया? एक्चुअली क्या था, मैं यहाँ आया था अपने घर वालों को बिना बताए, तो यहाँ पे काफी स्ट्रगल करना, रुकना बहुत मुश्किल भरा था। एक्टर बनना था और मैंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था, ऐसे ही आ गया था मुंह उठा के। तो अब बैग उठा के आए होंगे आप? ना मैं मुंह उठा के आया था। देखिए, हमारे शो में स्क्रिप्ट का ऐसी चीजें चलती है, तो ये आगे चलते हैं। हाँ, तो क्या सीन हुआ ना, अब मुझे यहाँ पे सर्वाइव करना है, मैं क्या करूं। रहना फिल्म इंडस्ट्री में था, खाली याद जाना नहीं था। अब क्या करूं, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हर जगह जाता था, कई जगह इंटरव्यू दिए, रिज्यूम छोड़ा, लेकिन कहीं से कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो मेरा एक दोस्त था, वो ग्वालियर से था, तो उसने बोला सोम ऐसा ऐसा है, कास्टिंग करोगे? मैंने कहा बिल्कुल भाई, कास्टिंग कर लेंगे, अगर रहना यही है तो कास्टिंग करने में क्या बुराई है। तो उसने मुझे मेरे गुरु मान लो, मेरे बड़े भाई मान लो, प्रकाश श्रीवास्तव, उनसे मिलाया। वो अभी इंडस्ट्री में नहीं है, तो उनकी छत्र छाया में मैं रहा 4 साल, उनका बड़ा प्यार मिला। उनके बड़े भाई थे नीतीश रंजन, वो आज क्वांटिलो में बिजनेस हेड हैं, और उनके भी सगे बड़े भाई थे निशांत रंजन, वो आजकल राइटर हैं, फिल्मों के डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद मैं भी या मुंबई में नहीं होता भी। अच्छा सोम जी, आप एक्टर बनने आए थे, अचानक से आप कास्टिंग में गए, तो आपको कास्टिंग की नॉलेज थी, या फिर आपने कास्टिंग कैसे करते हैं वो सब सीखा, या फिर उनके साथ रह के, या फिर लगा कि कास्टिंग करूं? एक्चुअली क्या था ना,
जब मैं स्कूल में था तो एक हमारे यहाँ पे इससे जुड़ने का माध्यम था दूरदर्शन। जी। दूरदर्शन में जो फिल्में आती थी फ्राइडे सैटरडे संडे वो देखता था। फिर कौन सी फिल्म अच्छी है, क्या कैसे क्या है, जो आलोचक होते हैं तो उनके रिव्यू पढ़ता था, सुनता था। उस समय एक वो थी अपनी वो पत्रिका होती थी फिल्मी कलियां, स्टार डस्ट वगैरह वगैरह, तो वो मैं लेता था। और वो भी ये नहीं था कि जैसे अभी अभी मार्च चल रहा है तो मार्च की लूं, मैं मार्च वाली अप्रैल में जाके लेता था ताकि वो आधी कीमत में मिलती थी उस समय जाके वो खरीदता था। और अमर उजाला में आता था रूपायन, और दैनिक जागरण में आता था झंकार। तो वो पेपर में पढ़ता रहता था सबके बारे में, तो वहां से बहुत सारी चीजों की नॉलेज हो गई थी। जो शब्द आज मेरे पास नहीं है उससे ज्यादा नॉलेज मुझे जब मुंबई नहीं आया था उस समय थी मुंबई के बारे में। अच्छा देखिए, तो कास्टिंग आपने शुरू की, तो आपने पहले कौन सी सीरियल की कास्टिंग की? या जब तो वेब सीरीज इतनी नहीं होती थी मेरे ख्याल से, जब 2009 की आप बात बिल्कुल, करते वेब हैं, सीरीज तो वेब सीरीज नाम को बहुत कम ही लोग जानते थे क्योंकि लोग ज्यादातर सीरियल या फिल्म या एड। तो आपने किस, आपको अगर याद हो तो आपने पहली किस चीज की कास्टिंग की थी? पहला बंदा कौन कास्ट किया था? मेरी जो शुरुआत हुई थी वो टीवी सीरियल से हुई थी। कौन सा शो था वो? कौन बंदा कास्ट किया था वो मुझे याद नहीं है। शो था बाबा ऐसो पर ढूंढो, ट्रायंगल फिल्म का, ओके। जिसमें जूही असलम हीरोइन थी। वो भी हमारे यहाँ से थी इत्तेफाक से, शिकोहाबाद से। और विक्रांत मेसी इसमें मेन लीड हीरो थे। ये अपनी निखिल सिन्हा प्रोड्यूस कर रहे थे। काफी अच्छा शो था, 1-1.5 साल गया था। वहां से मेरी शुरुआत हुई। कौन एक्टर था वो मुझे याद नहीं, पर बहुत सारे आर्टिस्ट लोग किए तो मुझे खुद नहीं पता है। अच्छा, तो कास्टिंग से अलग हटके कभी आपने एक्टिंग की ट्राई किया या फिर आपका कुछ? सच कहूं तो मैं अपना एक्टिंग करियर में अपना मैंने 100 में से 5% भी नहीं दिया है। हाँ, अगर मैं कोशिश करूंगा तो अच्छा कर सकता हूँ। तो एक्टिंग के बारे में तो मुझे भी कुछ भी नहीं पता है, मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे होंगे, आप जो लोग आना चाहते हैं सुजल भाई के इस शो के माध्यम से, तो मैं यही बोलूंगा भाई मैं अभी आपकी जैसा ही हूँ। अभी तो मेरी शुरुआत हो रही है एक तरह से। तो आपने कोई शो में एक्टिंग नहीं की? मैंने कुछ फेसबुक पे देखा था आप दूल्हा बने हैं, दुल्हन भी है, तो वो आपने किया? हाँ, वो ऐसे ही कास्ट कर रहा था मैं शो। एक आजाद टीवी का शो था, क्या बोलते हैं अपना, भरोसे का पवित्र भरोसे का सफर। तो इत्तेफाक से अर्जेंट में आर्टिस्ट भेजना था और आर्टिस्ट नहीं जा पा रहा था उस समय में, तो नहीं चला गया। इतनी बोला भाई आप ही आ जाओ यार, और औरों को छोड़ दो। बात से हुआ सब कुछ। यहाँ एक बात कहना चाहूंगा सोम भाई की। सोम भाई बोल रहे हैं ये बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि 100% में 5%। अब इन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की और एक्टिंग की नॉलेज नहीं, तो फिर इतने अच्छे अच्छे एक्टर ये कास्ट कैसे कर देते? जब ऑडिशन हम लोग इन्हें भेजते हैं तो पहले आप देखते हैं, तो आपको इतनी समझ तो है कि आप ऑडिशन देख के लोगों को भेज सकते हैं, तो आपको एक्टिंग का पूरा ज्ञान है। देखो एक्चुअली बताना नहीं चाह रहा है। देखो सोनी जी, क्या होता है ना, एक प्लेयर होता है, वो जरूरी है कि एक अच्छा कोच हो। हाँ। और एक कोच जरूरी है कि अपनी लाइफ में बहुत अच्छा प्लेयर रहा हो। हाँ। तो मैं चीजें बारीकियां समझ लेता हूँ, सुन लेता हूँ, अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, लेकिन अगर वो चीज मुझसे ही कराओगे तो भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सच्चाई है। दोस्तों, जैसा कि हमारे शो में हर बार किया जाता है कि हम लोग अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बने रहेंगे, सारी बातें करेंगे इनसे। बहुत सारे सवाल बचे हैं और अभी तो हम ये जानेंगे कि इनकी जर्नी यहाँ तक स्टार्ट आगे कैसे गई। तो जाइएगा मत, बने रहिएगा, देखते रहिएगा मेरी कहानी मेरी जुबानी। ब्रेक के बाद आते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरी कहानी मेरी जुबानी में। अब हम सोम जी ब्रेक में गए थे, उसके बाद हम वापस आ गए और आपसे सिर्फ एक ही सवाल स्टार्ट करते हैं। फिर हम सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे शो मेरी कहानी मेरी जुबानी में। और हमारे साथ बने हुए हैं सोम जी, जो कि बॉलीवुड के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर हैं। तो सोम जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे कि बहुत लोगों की जिंदगी में, जैसे अभी कोरोना भी आया था, उससे पहले ही बहुत सी ऐसी चीजें गई हैं, तो मुझे लगता है कि हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव जैसी चीजें आती हैं। तो क्या कभी आपकी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आया या आपके मन में आया कि इंडस्ट्री छोड़ दूं, चला जाऊं वापस अपने गाँव? देखो हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते हैं। जैसे कोई रोड देख रहे होते हो, कोई रोड सीधी नहीं होती है, उसमें मोड़ें तो आती ही आती हैं। तो शुरुआत में थी इन चीजें कि जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि शुरुआत की थी, उस समय टफ था, हर जगह जा रहा हूँ, हर जगह ऑडिशन दे रहा हूँ वगैरह वगैरह। कुछ समय था ऐसा मुश्किलों का दौर, और हर किसी की लाइफ में आना भी चाहिए। अगर वो चीजें नहीं आएंगी तो आदमी अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। चीजों की फर्क नहीं होती। जो एक्सपीरियंस बोलते हैं, अनुभव बोलते हैं, वो तब तक नहीं आएगा। अगर आप कलाकार बनना चाहते हैं ना, तो आपकी लाइफ में मेरा मानना है थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आना चाहिए।
जितना उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आएगा उतना आप एक्ट अच्छा कर पाओगे, अच्छा निखार आएगा, एक समझ होगी, इंसानियत पैदा होगी आपके अंदर। और जब तक आप हवा में ही उड़ रहे हो तो इंसानियत पैदा नहीं होगी। और मेरा मानना है आदमी को ऊपर से नीचे गिरना चाहिए एक बार। इत्तेफाक से मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, अभी इतना चढ़ा भी नहीं हूं तो गिरूंगा कहां से। कहते हैं ना कि ठोकर लग के ठाकुर बनते हैं, और जब तक हमें धक्के नहीं पड़ते, जब तक हमें अपनी मेहनत का अंदाजा भी नहीं होता कि हमने कितनी ठोकरें खाई तब जाके यहाँ पर आए। तो इसी बात से सवाल है ठोकरों से कि आप कास्टिंग करते हैं तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी कास्टिंग को लेके या किसी एक्टर को लेके, एक्ट्रेस को लेके फ्रस्ट्रेट हो गए हो कि वो आपने उससे मांगा कुछ और है, वो भेज कुछ और रहा है, फिर वो आपसे कह रहा है अरे आप मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं और आप मुझे काम नहीं दे रहे, तो कभी हुआ आपके साथ? ऐसा है कि नहीं, कई बार होता है, आए दिन होता ही रहता है। वो बताइए। आपने सही क्वेश्चन किया है और आपको भी बताना चाहूंगा। एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे एक्टर होते हैं, मेल फीमेल बच्चे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्री से नहीं होते, अपनी इस फील्ड यहाँ से नहीं होते हैं, तो उनके पेरेंट्स खासकर छोटे बच्चों के वो पूरा मैसेज नहीं पढ़ते हैं। हमसे मांगे हैं 2 फोटो या 2 ऑडिशन लिंक, प्रोफाइल में मांगा है कि अपना प्रोफाइल डिटेल भेज दो। प्रोफाइल डिटेल में भी कभी कभी वो मार्क करते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, नेम, एज, हाइट, करंट लोकेशन, ईटीसी, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो वो लोग नहीं देखते हैं। और मेरा मानना है आपके पास यानी हम सभी के पास 24 घंटे मिलते हैं, उस 24 घंटे का सही सदुपयोग करें। उसमें से 1 मिनट सिर्फ मैसेज पढ़ने में जाएगा, मैसेज में क्या लिखा है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सही से पढ़ लें। 1 नहीं 2 बार पढ़े, मैं तो ये बोलूंगा कि 2 बार पढ़ोगे तो गलती नहीं होगी। और कभी कभी क्या होता है, एक्चुअली मैंने देखा है कि मैं मैसेज देता हूं, मैसेज पोस्ट किए हुए 30 सेकंड भी नहीं हुए होते हैं, 30 सेकंड से पहले पहले मुझे मैसेज आ जाते हैं। मैसेज नहीं पढ़ा है, फोटो भेज दिए, बार फोटो चला रहे हैं, 20-30 फोटो लिखा है 2 फोटो भेजो। भाई मोबाइल हैंग होता है तो 2 ही फोटो भेजो ना, 2 ऑडिशन लिंक मांगे तो 2 ही ऑडिशन भेजो। कभी कभी क्या होता है ना, कोई मेल आर्टिस्ट है, ऑडिशन भेजा उसने गाड़ी में, और अभी देखते हैं करंट लुक है उसका क्लीन से, तो वहां पे ही फंस जाते हैं। आपका भी करंट लुक है क्लीन से, तो क्लीन से वाला एक फोटो भेज दो। ऑडिशन आपका पुराना है तो पुराना ऑडिशन भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें मेंशन कर दो कि मेरा पुराना लुक ये है और करंट लुक ये है, ये भी बताना जरूरी होता है। और रही बात कभी कि आपने बोला था कि कुछ मांग रहे हैं कुछ भेज देते हैं, ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ। जैसे अब बताता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट है मेल की कि मुझे 40 साल का मेल चाहिए, कई बार 25 साल की लड़की भेज देती है और उसने देखा ही नहीं है एक्चुअली क्या लिखा है, मेल लिखा है फीमेल लिखा है। भाई एक बार पढ़ो सही से, अगर मेल लिखा है तो मेल ही भेजा, फीमेल लिखा है फीमेल भेजा, और उसमें हाइट भी दी होती है, हाइट भी देख लो भाई 5.6 है, 5.1 है, 2 है, तो वो विशेषकर ध्यान दें। जितनी हाइट लिखी है उतनी हाइट वाले, जैसा कलर लिखा है, कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, बोल रहे हैं कि साउथ इंडियन चाहिए, भाई आप भेज रहे भोजपुरी वाला बंदा, तो कहां से लॉक होगा? अगर भोजपुरी वाला है, भोजपुरी टोन नहीं चाहिए तो भाई मत भेजो, साउथ इंडियन वाला साउथ इंडियन वाला भेजो, जहां फिट होते हो वही भेजो। और सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, अगर आपको एक्टर बनना है, एक्टिंग कोर्स करना है, थिएटर क्लास करनी है, सब कुछ करो। उसके साथ ही साथ या तो आप डायरेक्शन में रहो 5-6 महीने 1 साल, और कास्टिंग का भी 3-4 महीने का कम से कम अनुभव लो, तो आपको पता चलेगा किस रिक्वायरमेंट में एक्चुअली हम फिट हैं। कई बार लोगों को नहीं पता होता है लीड के लिए। जैसा सपोज करो मैं मोस्टली टीवी करता हूं, तो टीवी में क्या होता है, एकदम गोरे चिट्टे लड़के लेते हैं। अब आप गोरे चिट्टे लिखा है, रिच लुक लिखा है, क्लासी लुक लिखा है, और उसमें आप नहीं जा रहे हो, आप लोअर मिडिल क्लास के बंदे हो, आप कितना भी ऑप्शन भेज रहे हो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट में कुछ और ही मांग चल रही है। टीवी में डॉक्टर दिखाना है तो रिच चाहिए, हीरो दिखाना है रिच चाहिए। अगर उसका बैकग्राउंड है यूपी बिहार का गरीब मजदूर तो कुछ भी चल जाएगा। अगर वो सपोज करो करोड़पति दिखाना है उसको, तो भाई करोड़पति दिखने के लिए चेहरे पे ग्लो होना चाहिए, चार्म होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो कितना भी भेज लें, कोई मतलब नहीं है, हम भी परेशान रहेंगे, आप भी परेशान रहोगे। आप बोलोगे भाई 10 ऑडिशन दिए, 25 दिए, 100 दिए और रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो आपके अंदर भी हताशा पैदा होगी। मेरा मानना है अगर आपको विरार जाना है, मुंबई से अंदर से विरार जाना है, तो मैं ये बोलूंगा टिकट लो वहां की, विरार की, विरार वाली ही गाड़ी में बैठो। चर्च गेट जाओगे तो भाई आप विरार नहीं पहुंच पाओगे। तो ये हमें पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सी ट्रेन में बैठना है, कौन से प्लेटफॉर्म पर हमें चढ़ना है। तो यही एक्टिंग का है कि भाई हमें किस बंदे को कम मैसेज करना है। बहुत सारे जैसे लोग आते हैं, नए नए लोग होते हैं, सुबह 7-8 बजे मैसेज कर देते हैं, कॉल कर देते हैं। भाई 7-8 बजे कभी किसी को कॉल और मैसेज मत करो। अपने नॉर्थ में, अपने कॉर्पोरेट में और ऑफिस लाइन में और भी जो फील्ड है सरकारी, वहां पे जल्दी हो जाता है 9 बजे। जैसे बैंकिंग है,
हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में 24 घंटे कोई न कोई मिलेगा अटेंड करने के लिए, लेकिन कास्टिंग में ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है 2-3 बजे तक बंदा रात तक जाग रहा है, वो आपको नहीं पता है कि बंदा 2-3 बजे तक जागा है या सुबह 12 शाम को रात के 12 बजे ही सो गया है। तो आपने सुबह सुबह 6-7 बजे से कॉल कर दिया तो बेचारी की नींद भी पूरी नहीं होगी ना। वो आपको कभी कास्ट करना तो छोड़ दो, हो सकता है आपको ब्लॉक ही मार दे या बोले भाई इससे दूरी रहो, इसको समझ ही नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा जो उसका ऑफिस टाइम है उस ऑफिस टाइम में किसी को कॉल मैसेज करें, कोई भी अजनबी बंदा है और किसी नए बंदे से कांटेक्ट करना चाहता है, एक बार कॉल कर लो, 2 बार कॉल कर लो, 2 बार के बाद कभी भी कॉल मत करना। नए नए लोग आते हैं खासकर, उनको नहीं पता होता, बेचारे 4-4 5-5 कॉल करते हैं, या किसी का कॉल भी आ रहा है तो कॉल पे कॉल कर रहे हैं, भाई उस समय कॉल काट दो। हो सकता है बंदा फ्री होगा 5 मिनट बाद आपको कॉल करेगा ही करेगा। कभी कभी क्या होता है जैसे 1-2 दिन की कास्टिंग करते हैं लोग, और उस पर क्या होता है सेट पे तुरंत भेजना होता है लोगों को। कोई कास्टिंग फंस गई, कोई वर्कआउट हो गया, बंदा नहीं जा पाया, तो अभी क्या भाई आधे घंटे के अंदर भेजना ही भेजना उसको, उस समय बंदा वो ऑप्शन निकाल रहा होगा और आप उसको 4-4 5 बार कॉल करेंगे तो वो नहीं कर पाएगा, अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएगा, और वहां पर सेट पे बंदा नहीं पहुंचेगा तो वहां पे प्रोड्यूसर्स को लाखों का लॉस होता है अगर शूटिंग रुक गई। ये हम लोगों को नहीं पता है, तो आप लोग समझते भाई ईगो दिखा रहा है बंदा, फोन कट कर रहा है। भाई सिचुएशन देखो, हर कोई चाहता है कि आपको भी काम मिले, उसका भी काम हल्का हो, क्योंकि यहाँ पे नाम शोहरत दौलत हर किसी को चाहिए ना भाई। ये पेट है ना, पेट भरने के लिए पैसा तो हर किसी को चाहिए यार। जब आप लोग ही कास्ट होंगे तब उसके पास पैसा आएगा, तब उसका घर चलेगा, तब शो आएगा, और इस शो को देख रहे हैं या जो टीवी पर शो है या वेब सीरीज है दर्शकों तक, तभी वो चीजें पहुंच पाएंगी, नहीं तो पहुंच ही नहीं सकती है। अच्छा सोम भाई, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि कभी कभी कुछ ऐसी भी कास्टिंग हो जाती है कि आपको उसका ऑडिशन बहुत अच्छा है, जबरदस्त एक्टर भी अच्छा लुक में भी, तो कभी कभी वो सेट पे जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है उसके साथ, तो कभी वहाँ पे चैनल से फोन आते हो, प्रोडक्शन हाउस से फोन आता होगा साइड से भी क्या क्या कास्ट कर दे, तो कभी ये चीज भी फेस किया आपने? देखो एक्चुअली क्या होता है ना, ये एक आध दो बार क्या गलती होती है वो भी थोड़ा सा क्लियर। एक आध दो बार चीजें हो जाती हैं, जैसे एक्टर अच्छा होता है कभी कभी और वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो एक्टर बुरा है। कभी कभी क्या होता है एक्टर जैसे सेट पे पहुंचा, उसका पहला ही सीन है भाई, उसको 5 मिनट भी नहीं दिया अपने रीडिंग करने के लिए, इसके देखी भी नहीं, उसे आगे पीछे की घटना नहीं पता क्या है, तो बंदा कहाँ से एक्ट करेगा। और आप क्रिकेट तो इंडिया में मोस्टली सभी खेलते हैं, आप क्रिकेट वगैरह में ये बोलो इंडिया में क्रिकेट एक धर्म है, तो धर्म का भगवान कैसे बोलेंगे? सचिन तेंदुलकर, करेक्ट। तो अगर सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक मारे, क्या उसने 100 शतक हर खेल में, हर वनडे में, क्या बोलते हैं अपना 5 दिवसीय मैच में मारे? नहीं ना, कभी 0 पे, कभी 10 रन, कभी 15 रन बना के भी आउट हुए। तो ऐसा ही एक्टर का होता है, जरूरी नहीं कि हर बार पर्दा फाड़ दे कि तालियां ही तालियां बजे। भाई हो सकता है यहाँ पे हंसने का सीन करना है आप सेट पर पर्दे पे, उसकी माँ बीमार हो, किसी घर में डेथ हुई हो, बहुत सारी सिचुएशन होती है, तो बंदा नहीं कर पाता है। तो इस चीज को मैं तो नहीं बोलूंगा कि एक्टर में कोई खराबी है कुछ है, हाँ सिचुएशन की प्रॉब्लम होती है, वो चीजें नहीं समझ पाते हैं। अगर उसको वक्त दें, उसको टाइम दें तो इजीली कर लेगा। और वैसे भी मैंने तो बचपन में सुनते आया था कि अगर डायरेक्टर चाहे ना तो पत्थर से भी एक्टिंग करवा लेगा, और ये हकीकत बात है, पत्थर से भी डायरेक्टर एक्टिंग करवा सकता है अगर बस सामने वाला बंदा करना चाहे तो। एक और सवाल मेरा कि मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है और बड़े बड़े एक्टर एक वीडियो बना रहे हैं जैसे कि ऑडिशन वर्कशॉप, कुछ ऐसा, क्या वो नाम से आपने क्या ओपन किया वर्कशॉप आपने की? जी जी बिल्कुल सही बोला। इसके बारे में बताना चाहूंगा। पहले तो उसका नाम बताइए आप। देखो हम एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं, एक्टिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं। यस, उसका नाम है ऑडिशन स्कूल जी। ऑडिशन स्कूल हमने सोचा, यहाँ पे बहुत सारे बंदों ने ऑडिशन स्कूल खोल रखे हैं, किसी को अच्छा नहीं बोलूंगा, किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, मोस्टली सब अपना अपना अच्छा ही करना चाहते हैं, अपनी फील्ड में 100% ही लेना चाहते हैं। तो मैंने भी चीजें देखी, जैसे उन प्रोडक्शन क्या बोलते अपना एक्टिंग स्कूल के नाम नहीं लूंगा, जिनकी बहुत फीस है, और जरूरी नहीं है कि हर कोई रिच घर से बिलोंग करता हो या फिर अरबपति खरबपति हो, बेचारे कुछ लोअर मिडिल क्लास होते हैं, मजदूर के बच्चे होते हैं, किसान के बच्चे होते हैं, हाँ, और वो आना चाहेंगे तो वो उतना खर्चा नहीं उठा पाएंगे, उनकी मंथली इनकम ही 10-20-25 हजार है उनके फादर्स की, पेरेंट्स की, तो वो कहाँ से कर पाएंगे। तो मैंने एक सोचा क्यों ना मैं भी तैयारी करूं इसी फील्ड में। अच्छे टीचर्स हैं हमारे पास, अच्छे नॉलेज है यहाँ के बारे में, एक उनको सही गाइडेंस दे सकते हैं, और कम फीस में क्यों ना अपनी चीजें स्टार्ट करें। तो हमने उनमें तो बहुत ज्यादा कम, खासकर में किसान वर्ग के लोग हो गए, छोटे छोटे शहरों के बच्चे हो गए, उनको ध्यान में रखते हुए मैं
सोच रहे हैं कि एक अच्छी शुरुआत की जाए, उनको सही गाइडेंस दी जाए, और अच्छे टीचर्स हैं या हमारे कुछ अनुभव हैं, आप जैसे एक्टर हैं और भी एक्टर हैं, उनके अनुभव साझा किए जाएं, ऑडिशन कैसे दिया जाता है, जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले पहुंचा कि कि लोगों को कहाँ जाना चाहिए, क्या मैसेज करना चाहिए, कब गुड मॉर्निंग बोलनी है, नहीं बोलनी है, कॉल कितने बजे करना है। जैसे मैं बताना भूल गया था थोड़ी देर पहले कि अगर आर्टिस्ट को किसी को कॉल या मैसेज करनी है तो मेरा मानना है 12 से 6 के बीच में करो। सुबह सुबह आप कॉल मैसेज करेंगे तो वो बंदा नहीं देखेगा, क्योंकि लेट उठ रहा है सो के, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, उसके बाद भी देखा कि उसका आज का भी काम निपटाना है, तो वो आपके मैसेज का भी जवाब नहीं देगा, तो वो क्या करेगा, आपका मैसेज पेंडिंग करने होता जाएगा। लेट नाइट करेंगे तो भी वो आपका ध्यान नहीं देगा। तो ये सारी चीजें हम अपने एक्टिंग स्कूल के माध्यम से, एक्टिंग के साथ साथ इस बारीकियां, छोटी छोटी जो कमियां हैं वो भी बताना चाहते हैं, और वो बहुत सारे स्कूलों में शायद नहीं बताते हैं, क्योंकि वो खुद महसूस नहीं करते उन चीजों को, क्योंकि वो कास्टिंग नहीं करते, तो उनको नहीं पता है ना कि आर्टिस्ट को क्या क्या तकलीफ होती है, क्या क्या मुश्किलें होती हैं, उनको कब ऑडिशन देना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं एक्चुअली। तो तो यही पर्पज है और कुछ नहीं है। ऑनलाइन है या फिर कहीं आप इसको खोल रहे हैं? ये ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन भी रहेगा, अभी फिलहाल ऑफलाइन का प्लान है। तो मुंबई में कहाँ पे इसका? मुंबई में अंधेरी रहेगा और प्लस नायगाम में भी रखने का प्लान है, दोनों जगह रखना चाहते हैं हम लोग। तो दोस्तों, आप सबके लिए जो नए आर्टिस्ट हैं और जो मतलब बड़े घर से संबंध नहीं रखते हैं और जिनकी अर्निंग ज्यादा नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि अब वो ऑडिशन स्कूल में अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं, सोम भाई जैसे और तमाम ऐसे एक्टरों के साथ में आप सीख सकते हैं और एक अच्छा अपना मुकाम बना सकते हैं और अपनी एक्टिंग में ग्रोथ ला सकते हैं। मेरा एक अगला सवाल तो नहीं है, बस शो के समापन पे है, जाते जाते एक प्यारा सा खूबसूरत सा मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? वैसे आपने हर बात में आपके मैसेज छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ दो शब्दों में कोई ऐसा मैसेज जो आने वाली आपकी जो जनता है, देखने वाले आपके फैन हैं, आपके प्यार करने वाले लोग हैं, दर्शक हैं, उनको एक प्यारा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखो भाई, अभी ऑडिशन स्कूल की बात हुई, एक्टिंग की बात हुई, तो इसी के जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब भी मुंबई आओ, सर्च करो, 10 जगह सर्च करो कि कौन सी चीज सही है, कितनी फीस है, कैसे क्या है, बंदे जानून है नहीं है। कोई कोई तो आपका मुंबई में रहता होगा, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, कोई तो बंदा रहता होगा। या तो मैं बोलूंगा पहले एक बार आप घूमने के पर्पज से ही आओ, कहीं एडमिशन वगैरह वगैरह कहीं मत लो। सही है। आप 30 दिन का पैकेज लेके आओ, 30 दिन मुंबई में रहो, घूमो फिरो, उसके बाद फिर डिसाइड करो। हो सकता है आपका कोई भी नहीं होगा तो 4 दोस्त तो बन ही जाएंगे आपके यहाँ पे। तो 4 दोस्तों को पूछो भाई कहाँ लें कहाँ नहीं लें। गूगल पर तो कुछ भी लिखवा देते हैं, जब आपके पैसे चले जाते हैं तब आपको पता चलता है भाई सही जगह पे पैसे गए हैं, गलत जगह पे गए हैं। तो वो ध्यान रखो। फिर जब भी आओ ना, मेरी तरह बिना घर वालों को बताए मत आना, क्योंकि यहाँ पे पैसे की बहुत जरूरत होती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यहाँ पे स्ट्रगल नहीं कर पाओगे, अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। यहाँ आने से पहले अपने मम्मी पापा का, अपने दोस्त यारों का, सबका प्यार साथ सहयोग जरूर लेके आए, उनका आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पैसे बहुत मायने रखता है। पैसा ऐसे मान के चलो जैसे आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी है, अगर आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो आप अच्छे से खड़े नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा ही मेरा मानना है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अच्छे से खड़े नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको कोई भी छोटा छोटा करेक्टर करना पड़ेगा। अगर आपके पास बैकअप होगा, आपके पास पैसा होगा, तो आप अपने मन मुताबिक, अपनी क्षमता के अनुसार ही वर्क करोगे और आगे आगे बढ़ोगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि घर वालों का सपोर्ट रहे। मेरी तरह भाई कभी भी भाग के मत आना, मैं यही सलाह दूंगा, क्योंकि ये चीज आज मैं महसूस करता हूं। तो वही चीज मैं शेयर करना चाहता हूं आपके सामने कि जब भी आओ पूरी तहकीकात कर लें, पूरी जानकारी इकट्ठा कर लें, तभी आओ। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि भाई जाते ही हीरो बन जाएंगे, जाते ही फिल्म डायरेक्टर बन जाएंगे, निर्माता बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ फिल्मों में होता है, हकीकत में आपको बहुत धक्के खाने रहेंगे। जब भी आओ 2-3 साल का बैकअप लेके आओ, तब तक कहीं पे जॉब करो, घर वालों को इतना बोल दो भाई 2-3 साल में सपोर्ट करो, हम पूरी मेहनत करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। यहाँ पे दारू लड़की बहुत होते हैं, उनसे भाई दूर रहो। और ये घर वालों को भी बोलता हूँ, अपने बेटे को उतना ही पैसा दें जितनी यहाँ पे जरूरत हो। और कभी कभार आप लोग भी यहाँ पे आए कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, सही रास्ते पे जा रहा है, गलत जगहों पे फंस गया है, नहीं फंसा है, क्या है। और आप लोगों को भी धैर्य रखना होगा, पेरेंट्स लोगों को भी, कि इतनी जल्दी यहाँ पे कुछ नहीं होता है। आपका जो प्रोफेशन है, आप जो बिजनेस करते हो, आप जो दुकान करते हो, खेती करते हो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो, उसकी भी अपनी पढ़ाई की होगी, उसमें भी अपने टाइम दिया होगा, तब जाके सक्सेस हुए होगे। तो ऐसे ही अपने बच्चों को हताश न करें, न डिमोटिवेट करें, उनको बोले बेटा आज नहीं तो कल होगा, आप अच्छे से मेहनत करो, आप कर सकते हो, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं।
और जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं जो कॉन्फिडेंस गिराते हैं, मेरा मानना है उनसे ही आप दूर हट जाओ। और दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप हासिल न कर सको। अगर आप करना चाहते हो तो कुछ भी चीज हासिल कर सकते हो, वक्त लगेगा। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैंने एक चीज देखी थी, गांवों में प्रतिभाओं की नहीं, सुविधाओं की कमी होती है। तो मैं ये चाहूंगा जो सुविधाओं की कमी है ना, उन्हीं को आप अपना हथियार बनाओ। आपका जैसा लुक है, आपका जैसा प्रोफाइल है, उस तरह के ही करेक्टर प्ले स्टार्ट करो, उसी तरह की चीजें जाना स्टार्ट करो। आप लगता है आप नेगेटिव अच्छा कर सकते हो तो नेगेटिव के लिए तैयार करो। ये नहीं सोचो कि मुझे हीरो ही बनना है, हीरो के चक्कर में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। आपको एक्टर बनना है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरी कहानी मेरी जुबानी, हमारे सोम भाई की जुबानी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सोम भाई की कहानी, उनकी जुबानी पसंद आई होगी। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई हो, अगर इनसे जुड़ी बातें या इन्होंने जो बातें आप तक पहुंचाई हैं, जो मैसेज आपको दिए, जो सीख आपको दिए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा ज्ञान आप लोगों को दिया है, अगर आप उससे प्रभावित हैं और आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और सीख सकते हैं, तो इनके एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि आप शेयर करें जो बातें सोम भाई की कुछ लोग नहीं जान पाते या उन तक नहीं पहुंची, तो वो बातें इस एपिसोड के माध्यम और लोगों तक पहुंच जाए, उन गांव देहात तक पहुंच जाए जो लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं बड़े शहर में आके बड़ा हीरो बनने के, तो उनको छोटी सीख मिल जाए। और अगर आपको इस चैनल का एपिसोड, हमारी मेरी कहानी मेरी जुबानी पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे तो करें। सोम जी, आपने इतना कीमती समय दिया और इस समय में मुझे लगता है कि बहुत प्यारा एपिसोड है। बातें तो बहुत सारी हैं आपके पास, बहुत सारी चीजें लोगों को बताने की, लेकिन समय का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। आपने वो बातें बताई जिससे हमारे दर्शक, हमारे जो नए जनरेशन के आर्टिस्ट हैं, वो अनजान थे। आपने एक बहुत प्यारी प्यारी बातें की। मुझे उम्मीद है कि आपका ये शो, हमारा ये शो और ये एपिसोड बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद।